कुमार पाशी का एक शेर है, एक कहानी खत्म हुई है, एक कहानी बाकी है। मैं बेशक मिस्मार हूं लेकिन मेरा सानी बाकी है। ये लाइनें डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और इसके दुनिया पर पड़ने वाले असर पर एकदम सटीक बैठती हैं। ट्रंप की वापसी की चर्चा न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में है। इसकी कई वजहें हैं, जैसे इस समय दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, एक गाजा में इजराइल की जंग और एक रूस और यूक्रेन के बीच जंग। ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में कहते आए हैं कि मैं वापस आया तो जंगें रोक दूंगा। जीत के बाद भी उन्होंने ये बात दोहराई। But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. पर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ट्रंप मौजूदा जंगों को रोकने के साथ एक नई जंग तो नहीं शुरू करने वाले हैं? ऐसी जंग जो बिना बंदूक तो बम बारूद के लड़ी जाएगी। उससे खून खराबा तो नहीं होगा लेकिन बर्बादी के पर्याप्त रास्ते खुल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड वॉर की। जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप अपने वापसी के साथ ही दुनिया में एक नई ट्रेड वॉर शुरू कर सकते हैं। इसके संकेत उन्होंने पहले भी दिए हैं। उनका कहना है कि जब हम दूसरे देशों में अपना सामान बेचते हैं तो हम पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है, लेकिन जब दूसरे देश हमारे यहाँ सामान बेचें तो कम टैक्स क्यों लगे? उन्होंने चुनाव से महज 2 दिन पहले भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कही थी। इसमें उन्होंने यूरोपियन यूनियन तक को निशाने पर लिया। Some of our worst trading partners are the ones we get along with, like the European Union. We're going to lose $350 billion with the European. We lose with everybody. And it can be changed around in literally a matter of hours. And the president has the right to impose the tariffs on these countries that have been hurting us. They've really been hurting us. It's so ridiculous. ट्रंप की वापसी ने ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ा दी है। यूरोपियन यूनियन और चीन चिंता में है। अगर ट्रंप ने ये वॉर शुरू कर दी तो दुनिया के कई देश मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि क्या ट्रंप के आने से दुनिया में जारी जंग रुक जाएगी? क्या ट्रंप वाकई में ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं? और आखिर में आपको बताएंगे कि हार कबूलने के बाद कमला क्या बोली। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा ट्रंप के आने के बाद होने वाले बदलावों की। Brought to you by Tata Tea Agni, Hire and ITEL। सबसे पहले चुनाव के लेटेस्ट आंकड़े जान लेते हैं। ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट हासिल कर ली हैं, 270 बहुमत का आंकड़ा है। वहीं कमला 226 में सिमट कर रह गई हैं। ट्रंप 5 स्विंग स्टेट में जीत पक्की कर चुके हैं, 2 पर भी आगे हैं, वो भी ट्रंप के पाले में आने वाले हैं। वहीं ट्रंप पहली बार पॉपुलर वोट में भी आगे निकल गए हैं। अब तक उनके कुल वोट का आंकड़ा 7 करोड़ 20 लाख के पार जा चुका है, लगभग 51%। यह उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसके अलावा ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस और गवर्नर के चुनाव में भी आगे चल रही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो अमेरिका कांग्रेस का निम्न सदन है, माने अपने यहाँ का लोकसभा समझ लीजिए, वहां ट्रंप की पार्टी ने 435 में से अब तक 206 सीटें जीत ली हैं। सीनेट, जो कांग्रेस का उच्च सदन है, अपने यहाँ का राज्यसभा जैसा, वहां भी ट्रंप की पार्टी आगे चल रही है। अब तक 100 में से 52 सीट जीत चुकी है उनकी पार्टी। इतना ही नहीं, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी राज्यों के गवर्नर के चुनाव में भी डेमोक्रेट्स से आगे चल रही है। माने ट्रंप ने इस बार अपनी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई है। लगभग पूरे अमेरिका ने रूढ़िवादी विचारधारा वाली रिपब्लिकन पार्टी को पसंद किया है। ऐसी कंप्लीट विक्ट्री रिपब्लिकन्स को लगभग 1 सदी बाद मिली है। आखिरी बार यह कारनामा 1923 में हुआ था, जब वॉरेन जी हार्डिंग की मौत के बाद कैल्विन कूलिज 2 टर्म तक राष्ट्रपति चुने गए। बहरहाल मुद्दे पर वापस लौटते हैं। रिपब्लिकन पार्टी की इस बम्पर विक्ट्री से क्या होगा? 3 बातें नोट कर लीजिए। नंबर 1, सीनेट में बहुमत के बाद ट्रंप अपने खेमे के जजों को अदालतों में अपॉइंट कर सकते हैं। नंबर 2, संवैधानिक बदलाव करने में मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि हर जगह उनकी पार्टी का दबदबा है। और नंबर 3, विदेश नीति में भी बेरोक टोक फैसले लिए जाएंगे। ये तो हुई बात रिजल्ट अपडेट की। अब बात करते हैं ट्रंप की वापसी से ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने की
आशंका की। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल ट्रेड वॉर होती क्या है। दो देशों का एक दूसरे के बिजनेस में मुश्किलें पैदा करना ट्रेड वॉर है। और आसान भाषा में कहें तो जब एक देश दूसरे देश पर टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स लगाता है जिससे बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, जब कई देश प्रतिस्पर्धा के चलते ऐसा करने लगते हैं तो ग्लोबल ट्रेड वॉर का जन्म होता है। इसे 4 उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है अमेरिका के प्रतिबंध का। अमेरिका 2018 से ईरान और 2022 से रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इनमें से कई व्यापारिक प्रतिबंध हैं और कई प्रतिबंध तो ऐसे हैं कि अगर दूसरे देश ईरान या रूस के साथ व्यापार कर ले तो अमेरिका उनसे बदला लेने को आतुर हो जाता है। दूसरा उदाहरण भारत और अमेरिका का मिलता है। 2019 में जब ट्रंप सत्ता में थे तो मोदी सरकार ने कई अमेरिकी सामानों पर मोटा टैक्स लगा दिया था, क्योंकि ट्रंप सरकार ने भारत को स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर बढ़े हुए टैक्स से छूट देने से इनकार कर दिया था। ट्रंप इसी वजह से भारत को टैरिफ किंग कहकर भी बुला चुके हैं। ट्रंप ने पहले भी भारत को ईरान से तेल खरीदने और रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लेने की भारत की योजना पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। इसके अलावा भारत में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगाए गए भारी टैक्स को लेकर भी ट्रंप समय समय पर आलोचना करते दिखते रहे हैं। तीसरा उदाहरण अमेरिका और चीन का है। साल 2018 में ट्रंप ने चीन पर कई तरह के टैरिफ लगा दिए थे। चीन पर व्यापारिक नीतियों को तोड़ने के आरोप लगाए उन्होंने। 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली, उन्होंने भी चीन पर लगे ये टैरिफ हटाए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर पैनलों जैसे चीनी सामानों पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई चीनी सामानों पर 60% तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे डाला है। चौथा उदाहरण है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का। 2018 में ट्रंप ने ईयू पर कई टैरिफ लगाए थे। ईयू से देशों से आने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था। इसके बदले में यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकी प्रोडक्ट जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, बर्बन विस्की और लेवाइस की जीन्स पर अच्छा खासा टैरिफ लगाया था। चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को घेरा और कहा कि ईयू से व्यापार करने से हमारा घाटा हो रहा है। ट्रंप का मानना है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। ट्रंप की वापसी से न केवल ईयू, चीन डरे हुए हैं, बल्कि यूरोपीय देशों की कई कंपनियों को भी खतरा महसूस हो रहा है। G7 के देशों के विदेश मंत्री भी इस पर चिंता जता चुके हैं। ट्रंप की वापसी की खबर पक्की होते ही BMW, मर्सिडीज और वॉक्सवैगन जैसी कार निर्माता कंपनियों के शेयर्स में 5 से 7% की गिरावट दर्ज की गई है। ये कंपनियां जर्मनी की हैं। अमेरिका से बड़ी संख्या में ये कारें बेची जाती हैं। ट्रंप की वापसी के बाद उपजी इन तमाम आशंकाओं के बीच अब चीन की प्रतिक्रिया भी आ गई है। सुनते हैं। 关于你的第一个问题，首先我们不回答这个假设性的问题，但是作为原则，我愿意重申，贸易战不会有赢家，也不利于世界。 चीन ने कहा है कि ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं होगा। हमने जानकारों से पूछा कि ट्रंप के आने से क्या वाकई ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। सुनते हैं। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी कैंपेन में अपने इकोनॉमिक प्लान के जब उनसे बात की गई थी कि उनका इकोनॉमिक प्लान क्या होगा और किस तरह से वो इकोनॉमी को कंट्रोल में लाएंगे, तो उन्होंने एक बात की थी टैरिफ्स को लेके। और हमने देखा था कि 2017 में भी उन्होंने चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाए जो आज तक है। इनफैक्ट जो बाइडेन ने उन टैरिफ्स को डबल किया था और उस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे तो कहा था ये अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसा होता नहीं है। तो हमने देखा था एक जो बाइडेन ने भी वो टैरिफ्स रिमूव नहीं किए और उसको बढ़ाया था। तो मुझे लगता है कि ट्रंप अगर कह रहे हैं कि वो टैरिफ्स बढ़ाएंगे और उन्होंने भारत के विषय में भी कई बार ये बात कही है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ही विल बी, और उसका अप्रोच देखना होगा कि इज इट वेवर्ड या मेजर्ड। क्योंकि अगर आप मेजर्ड तरीके से टैरिफ्स बढ़ाते हैं तो मे बी देर इज अ गोल, देर इज समथिंग जो अचीव करना चाहते हैं वो। लेकिन अगर आप मनमानी टैरिफ्स लगाएंगे तो इसका खामियाजा जो अमेरिकन सिटीजन है उनको उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनकी हमेशा से एक टेक्निक रही है डोनाल्ड ट्रंप की, जब भी वो किसी से निगोशिएट करना चाहते हैं, और आज ही नहीं, उनके बिजनेस में भी, उनकी किताबों में भी लिखा गया है, बहुत सारी किताबों में, कि वो कोशिश ये करते हैं कि जो अपोजिंग पार्टी है उसको थोड़ा सा हिला दे, थोड़ा सा उनको डरा दे, धमका दे, और देन ही ब्रिंग्स देम टू द टेबल, और वहां पे आने के बाद फिर उनसे नेगोशिएट करते हैं। तो आई थिंक इट कुड बी अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी फॉर हिम कि जो सामान बाहर से आ रहा है उसे या तो चीप, थोड़े सस्ते दामों में इंपोर्ट किया जाए, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए
आसानी हो। दूसरा एस्पेक्ट कि अगर बाहर से सामान आ रहा है, और आपको ये समझना होगा कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग है सारी विदेशों में होती है। हमारे जो कपड़े हैं अमेरिका में वो बांग्लादेश से बन के आते हैं, हमारी कारें बाहर से बन के आती हैं, फोन्स जो है वो बाहर से बन के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ही इज ड्राइविंग टू द, जो कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिकन कंपनियों के ऊपर इतनी ज्यादा ड्यूटी लगेगी सामान इंपोर्ट करने में, भले ही वो अमेरिकन कंपनियां हैं, तो शायद उससे एक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिले अमेरिकन कंपनीज को, अमेरिका में इंसेंटिव मिले कि हम XYZ अमाउंट में यहाँ वहां से इंपोर्ट करेंगे, इतना एक्सपेंसिव होगा, इससे अच्छा तो बेहतर ये है कि यहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दैट कुड बी स्ट्रैटेजी फॉर फॉर टैरिफ्स। जहां तक भारतीयों का सवाल है, मुझे लगता है कि हमारे इंडियन स्टोर्स जो हैं वो बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। मसलन के तौर पे जो मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट, एक राइस जो है, एक पर्टिकुलर टाइप का राइस है जिसका नाम है सोना मसूरी, और वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इस वहाँ साउथ में बहुत जो यहाँ पे अमेरिकन रहते हैं वो यूज करते हैं, इंडियंस रहते हैं वो भी यूज करते हैं, इंडियन अमेरिकन। तो अब वो कुछ $16 का कुछ वो एक उनका आपको मिल जाता है एक बैग। अगर टैरिफ लग जाएगी और अगर लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो फिर कुछ आपको 35, 40, 50 डॉलर, जिस जिस भी अमाउंट की टैरिफ वो लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ही शुड बी मेड अवेयर। वैसे तो उन्हें पता होगा कि जिस जिस तबके ने उनके लिए वोट किया भी है उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनकी टैरिफ्स का, और पीपल शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी एंड गोल स्ट्रेटेजी क्या है, वो हमें देखना होगा, वेट एंड वॉच की व्हाट डज ही वांट टू अचीव विद दैट। ये तो हुई ग्लोबल ट्रेड वॉर की बात। अब समझते हैं कि ट्रंप की वापसी से बाकी फलकों पे क्या असर पड़ेगा। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि मैं आया तो यूक्रेन की जंग और गाजा में चल रहे विवाद को खत्म कर दूंगा, जैसा आपने पहले भी सुना। तो एक करके समझते हैं, एक करके, कि उनकी वापसी के मायने इन संदर्भों में क्या होंगे। बिजनेस के बाद अब जंग लड़ती दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात। नंबर 1, मिडिल ईस्ट विवाद। ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल फिलिस्तीन जंग और इजराइल हिजबुल्लाह जंग को रोक देंगे, लेकिन यहां भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा कैसे करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो इजराइल पर हमास का हमला होता ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के तौर पर वो हमास और हिजबुल्लाह को बैक करने वाले देश ईरान पर दबाव बनाकर रखते। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आते हैं, इनको ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने ईरान पर ट्रेड सैंक्शंस लगाए थे और IRGC के कुर्दस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। इसके अलावा उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी खत्म कर दी थी। इजराइल की बात करें तो वो उसके बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने साल 2017 में औपचारिक तौर पर जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मान लिया था। ट्रंप के ही दौर में अब्राहम एकॉर्ड भी साइन हुआ था। ये UAE, बहरीन और इजराइल के बीच एक समझौता था। इसके तहत UAE और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का एक चैप्टर था। वो चाहते थे कि मिडिल ईस्ट के देश इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दें। तो कथनी और करनी में फर्क रखने वाले ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूदगी क्या वाकई जमीन पर कोई असर पैदा कर सकेगी? उनकी मौजूदगी जो व्हाइट हाउस में है उससे जमीन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? कितना चेंज होगा, कितना बदलाव होगा ग्लोबल डायनामिक्स में, और मिडिल ईस्ट की वॉर किस तरह से पैन आउट होगी? सुनते हैं एक्सपर्ट से। पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ पर्सन हु, जो चाहते हैं, जो उनको, उनकी किताब का नाम ही था द आर्ट ऑफ डूइंग डील, द आर्ट ऑफ द डील, सॉरी द आर्ट ऑफ द डील। तो वो हमेशा से उनका जो रहा है काम करने का तरीका कि लेट्स गेट टू अ पॉइंट जहां पे हम लोग अग्री करें, और वो उस डील में उनका जो खुद का स्टांस है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा। हमने रिपब्लिकन्स को देखा जो उनकी कैंपेन में थे और अब वो व्हाइट हाउस में जाके काम करेंगे। तो जब ऑन द ट्रेल कई लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक अलग अप्रोच होगा। वो नेतन्याहू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो शायद स्ट्रॉन्ग आर्म बाइडेन नहीं कर पा रहे थे, आई थिंक वो प्यार से भी मुझे लगता है कि ट्रम्प कर पाए, शायद ये बात करके या स्ट्रॉन्ग आर्म करके नेतन्याहू को समझा के। आई थिंक वो एडवांटेज तो डोनाल्ड ट्रम्प के पास बिल्कुल है। ये भी हो सकता है कि वो ये कहे नेतन्याहू को कि देखिए आपके पास 30-35 दिन है, 3 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते हैं टू क्लोज दिस वॉर, और उसके बाद वी हैव टू साइन अ सीज फायर। तो इस तरह का भी कोई प्रोविजन, मतलब इस तरह की भी कोई डील वो कर सकते हैं वेयर वो नेतन्याहू को बोले कि देखिए अब तक जो हुआ सो हुआ, 30 डेज में आई जस्ट वांट टू गेट टू अ डील। और नेतन्याहू नहीं सुन रहे थे जो बाइडेन की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इतनी बार गुहार लगाई, पर हो सकता है क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप है और दोनों तरफ से है,
तो हो सकता है कि शायद सीज फायर हो जाए, ट्रम्प पिक्स अप द फोन एंड डज व्हाट ही इज प्रॉमिस्ड टू डू, कि वो एंड को रोकना चाहेंगे वहां पे। नंबर 2, रूस यूक्रेन जंग की बात। मिडिल ईस्ट से दूर यूक्रेन में भी भसड़ चल रही है। ट्रंप ने कई मौकों पर यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता की आलोचना की है। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका पैसा और हथियार दोनों यूक्रेन को दे रहा है। ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में कई बार कहा है कि उनके पास यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने का प्लान है। हालांकि उन्होंने इसे कभी साझा नहीं किया, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने जा रहे जेडी वैंस ने एक दफे इस प्लान की कुछ झलकियां साझा की थी। उनके मुताबिक यूक्रेन की आजादी बरकरार रखी जाएगी, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, रूस वादा करेगा कि वो उस पर हमला नहीं करेगा यूक्रेन पे। और वैंस ने इशारों में यह भी कहा था कि यूक्रेन को अपने कुछ हिस्से से समझौता करना पड़ सकता है। उन्होंने क्रीमिया का नाम लिया था, कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को क्रीमिया वापस दिलाने में मदद करेगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इससे कई जानें जाएंगी। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है जिस पर 2014 से ही रूस ने कब्जा कर रखा है। नंबर 3, नेटो। ट्रंप बोल चुके हैं अगर वो आए तो नेटो की फंडिंग कट कर सकते हैं। उनका आरोप है कि दूसरे सदस्य देश इस पर कम खर्च कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इसमें हद से ज्यादा पैसा बहाता है। 2006 में हुए एक समझौते के अनुसार नेटो के हर सदस्य देश को अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करना होता है ताकि संगठन की सैन्य ताकत मजबूत रहे। लेकिन अभी तक सिर्फ 23 देश इस टारगेट को जो है पूरा कर सके हैं। 2023 तक सिर्फ 10 देश ऐसा करते थे। 2014 तक तो इसकी संख्या महज 3 थी। ट्रंप के आने के बाद नेटो के सदस्य देशों पर भी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का दबाव पड़ सकता है। 2018 की नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से बाहर जाने के भी संकेत दे दिए थे। उनकी मांग थी कि बाकी सदस्य भी डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट को पूरा करें। फरवरी 2024 की एक रैली में ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि अगर नेटो देशों ने अपनी डिफेंस खर्च को नहीं बढ़ाया उन्होंने, तो वो रूस को नेटो देशों पर हमला करने के लिए उकसाएंगे। They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. हालांकि ये ट्रंप हैं, सुबह कुछ कहते हैं और शाम को पलट जाते हैं। ये सब चुनाव के दौरान कही गई बातें हैं और आप जानते हैं कि चुनाव में कही गई बात चुनाव के बाद कितना लागू होती है। फिर भी हमने अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक्सपर्ट से पूछा कि ट्रंप की जीत के बाद रूस यूक्रेन जंग पर क्या असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं। देखिए, ट्रंप की जीत के बाद जहां तक यहाँ पे चर्चा है वो ये है कि ही वांट्स, उस वॉर को रोकना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे कैंपेन में भी कहा कि मैं फॉरेन वॉर्स को फंड नहीं करना चाहता और मेरे समय में कोई वॉर्स नहीं थे। तो बिल्कुल उनका एक एम्बिशन तो होगा कि वो वाला वॉर भी रुके, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो वॉर एक्सपैंड हो। पुतिन और ट्रंप के रिश्ते पे भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैं फोन करके उनसे बात कर सकता हूँ, ये वॉर रुकवा सकता हूँ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी कुछ ना कुछ गिव एंड टेक जैसी बात होगी। यू हैव टू लिसन टू द अदर पार्टी टू। आप सिर्फ यूक्रेन का जो है पक्ष नहीं ले पाएंगे इस चीज में। तो मुझे लगता है कि एक जो चल रहा था यहाँ पे युद्ध, और चल रहा है युद्ध, और जो सपोर्ट अमेरिका से मिल रही थी इनिशियली, तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन एट सम पॉइंट आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि वो युद्ध भी रुके, वो वॉर भी ना हो। और हो सकता है कि उसमें किसी और, इफ नॉट ट्रंप खुद, हो सकता है कि कोई और मध्यस्थता करे, किसी और देश को इसे आउटसोर्स किया जाए कि देखिए चलिए आप जाके वहां पे बात कीजिए दोनों पक्षों से और इसका रेजोल्यूशन निकाले। लेकिन प्लान जो है वो अमेरिका से ही आएगा। और इट इज पॉसिबल, जैसा कि जेडी वैंस ने भी एक अपने पॉडकास्ट में कहा था, कि हम शायद अगर रशिया क्रीमिया रखना चाहता है और वॉर अंत करना चाहता है, इफ दैट इज द सोल्यूशन, तो शायद हम उस दिशा में हम सोचने लगेंगे, जो प्रेसिडेंट बाइडेन की सोच नहीं थी। तो मुझे लगता है कि फ्रेश अपॉर्चुनिटी है दोनों युद्ध को रोकने की। अप्रोच अलग होगा और फिर ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग होंगे। तो ये तो वो सारी बातें जो ट्रंप की जीत के बाद दुनिया में चल रही है। हमने दुनियादारी में मोटा माटी आपको बताने की कोशिश की। अब चलते चलते कमला हैरिस का बयान भी सुन लीजिए जो उन्होंने हार के बाद दिया। Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition.
and that we will engage in a peaceful transfer of power. आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दुनियादारी में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। गुड नाइट।